नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में और मैं ओपी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू कर रखिए अपने बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो प्रश्नोत्तर सीरीज है। और आज का जो अपना टॉपिक है, उस टॉपिक में जो अपना लेसन रहेगा वो है खनिज व ऊर्जा संसाधन। और यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो 1.5 अंक का एक प्रश्न आएगा। 1.5 अंक का एक प्रश्न आएगा, ठीक है। यानी एक ही क्वेश्चन आएगा और इसका मूल्य होगा 1.5, ठीक है। यानी 1.5 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से आने वाला है। तो अपन यहाँ देखेंगे कि ऑल ओवर जो अपना टॉपिक है, अपना संपूर्ण जो लेसन है, उसमें से छोटे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, संपूर्ण पार्ट से बनने वाले छोटे क्वेश्चन है, सबको अपन कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन तक अपन पहुँचेंगे और कोई भी प्रश्न अपने से छूटे नहीं, ये अपना प्रयास रहेगा। ये एक लिखा हुआ है, इसको अवॉइड करें क्योंकि ये पिछले साल का पैटर्न था जिसमें 1 नंबर का एक ही था। अब की बार है 1.5 अंक का है, ठीक है। तो इसके अनुसार अपन शुरू करते हैं। अपडेट कर लिया पूरी पीडीएफ को अपन ने, शुरू करें। आज का पहला प्रश्न जो अपना रहेगा वो है खनिज किसे कहते हैं, क्योंकि टॉपिक भी अपना खनिज और ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में है। तो खनिज कहते किसे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न, तो खनिज एक निश्चित रासायनिक, देखो यहाँ लिखा है निश्चित रासायनिक और भौतिक, ठीक है। निश्चित रासायनिक और भौतिक के गुण धर्मों के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का प्राकृतिक पदार्थ है। कार्बनिक हो सकता है या अकार्बनिक हो सकता है, उत्पत्ति का प्राकृतिक पदार्थ है, नेचुरल है ये, ठीक है ना। प्राकृतिक पदार्थ है, उसे अपन क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। तो खनिज एक निश्चित रासायनिक संरचना उसकी है, जिससे उसका भौतिक गुणधर्म है और वो कार्बनिक व अकार्बनिक हो सकता है। ऐसा पदार्थ जो प्राकृतिक हो उसको खनिज कहते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ का है कि रासायनिक व भौतिक गुणधर्म के आधार पर खनिज के कितने प्रकार हैं। कितने प्रकार है, किसके आधार पर, रासायनिक व भौतिक गुणधर्म के आधार पर इसके 2 प्रकार है। कितने प्रकार है, 2 प्रकार। एक का नाम है धात्विक खनिज, एक का नाम है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, धातु की मात्रा पाई जाती है। धातु की मात्रा पाई जाती है, इसका मतलब धातु क्या होता है, धातु की विशेषता क्या होती है कि उसमें तन्यता होती है, कठोरता भी होती है। कठोरता तन्यता दोनों देखने को मिलती है। इसके अलावा उसको नया रूप अपन दे सकते हैं, यानी धातु को अपन नए रूप में ढाल सकते हैं, ठीक है। ऊष्मा का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। तो ये इसकी एक धातु की विशेषताएं होती है। लेकिन अधातु की जब बात आती है तो उसमें ये गुण नहीं पाए जाते। जैसे उसमें तन्यता नहीं होती है, कठोर हो सकता है, कठोर होता है, कठोरता उसमें हो सकती है, सुचालक, ऊष्मा का सुचालक नहीं होता। तो इस प्रकार से ये अधात्विक जो भाग खनिज होते हैं उनकी विशेषता होती है। तो मुख्य रूप से भौतिक और रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर खनिज को अपने कितने भाग बांटा है, 2 भागों में। एक का नाम है धात्विक और एक का नाम है अधात्विक, ठीक है। अगला बिंदु, अगला बिंदु फिर अपन ने देख लिया है कि धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो धात्विक खनिज को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। धात्विक खनिज है उनको पुनः 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि लौह खनिज और अलोह खनिज। अब लौह खनिज कौन से होते हैं, जिनमें लौहांश की मात्रा पाई जाती है, जिनमें लौहांश की मात्रा पाई जाती है, उनको लौह खनिज कहते हैं। और अलोह कौन से हो गए, जिसमें लौहांश की मात्रा नहीं पाई जाती, लौहांश की मात्रा नहीं पाई जाती, उसको कौन से कहते हैं, अलोह खनिज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि लौह खनिज किसे कहते हैं। तो वे खनिज जिनमें लौहांश की मात्रा पाई जाती है। जैसे ये महत्वपूर्ण है, जैसे उदाहरण इसका जो है एग्जाम्पल अपने को जरूर देना है कि जैसे कि लोहा, मैंगनीज, निकल आदि। लोहा, मैंगनीज, निकल जो है इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, लोहे का अंश पाया जाता है, तो इसलिए इनको लौह खनिज कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अलोह खनिज कहते हैं किसे कहते हैं। तो जिन खनिजों में लौहांश की मात्रा नहीं पाई जाती तो उसको अपन अलोह खनिज कहते हैं। जैसे कि तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, इनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। तांबा, बॉक्साइट, सोना,
चांदी, इसलिए इनको एलोह खनिज कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों अपना है कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है, सॉरी अधात्विक है जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उनको अधात्विक खनिज कहते हैं। वो है नमक, अभ्रक, ग्रेनाइट, माइका, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, कोयला, पेट्रोलियम, ये आदि इस प्रकार के खनिज है जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। तो ये उदाहरण आप अवश्य देख लें, ठीक है ना, जैसे कि नमक, अभ्रक, ग्रेनाइट, ठीक है, माइका, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, कोयला, पेट्रोलियम, यानी ये खनिज तेल वगैरह है। तो ये सारे खनिज है, इसमें धातु नहीं पाया जाता, धातु नहीं पाया जाता, इसलिए इनको अधात्विक खनिज कहते हैं। अगला है ईंधन खनिज किसे कहते हैं? ईंधन खनिज किसे कहते हैं? इससे पहले एक बीच में प्रश्न अपन धात्विक खनिज किसे कहते हैं ये नहीं डाला है। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, हालांकि बता तो दिया मैंने। धात्विक खनिज कौन से होते हैं? तो वे खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, धातु की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना, उनको अपन क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे सारे खनिज आए, इसमें लोहा है, सोना, चांदी, बॉक्साइट, ये सारे खनिज जो है ना, ये सारे जिसमें धातु का अंश पाया जाता है उसमें उनको अपन धात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है, तो धात्विक और अधात्विक 1.5 नंबर का प्रश्न है। अंतर पूछ ले कि धात्विक और अधात्विक में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप इजीली एग्जाम्पल के साथ में उत्तर देना। आपको ये एग्जाम्पल जो है ये जरूर आपको देना है, ताकि इजीली जो एग्जामिनर है यदि आपकी आंसर शीट चेक करता है तो बेसिकली वो एग्जाम्पल देखेगा ना, उसके साथ में आश्वस्त हो जाएगा कि बंदे को आंसर पूर्ण रूप से पता है। ठीक है, तो अच्छे अंक आने की संभावना ज़्यादा रहती है उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न। ईंधन खनिज किसे कहते हैं? ईंधन खनिज, तो वे खनिज जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है उनको ईंधन खनिज कहते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आणविक खनिज। आणविक खनिज जैसे कि यूरेनियम, बेरिलियम, जिरकन, थोरियम, ग्रेफाइट, ये सारे खनिज जो है वो कौन से हैं? आणविक खनिजों की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। आणविक खनिज कौन से होते हैं? तो ये अपने देख लिया। आणविक खनिज जिनसे आणविक ऊर्जा प्राप्त होती है, मुख्य रूप से यूरेनियम, थोरियम, जिरकन, बेरिलियम, मोनोजाइट, ठीक है, इस तरह के खनिज जिनसे अपने को आणविक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इनको आणविक ऊर्जा खनिज कहते हैं। अकार्बनिक खनिज किसे कहते हैं? अकार्बनिक, तो वे खनिज जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं होती, यानी जिनको जलाकर ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती, अकार्बनिक। ठीक है, तो अकार्बनिक की बात आई है, तो जिनको जलाकर ऊर्जा प्राप्ति नहीं की जा सकती है तो उनको अकार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे कि ग्रेनाइट, अभ्रक, चूना पत्थर, ठीक है, तो इनमें कार्बन नहीं पाया जाता। तो जितने भी खनिज है अपने ईंधन खनिज के अलावा जितने भी खनिज है, ठीक है, वो सारे अकार्बनिक है, क्योंकि उनमें कार्बन नहीं प्राप्त होता, उनमें कार्बन नहीं पाया जाता, उनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो ये सारे खनिज किस में आते हैं? अकार्बनिक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों अपना है कि कार्बनिक खनिज किसे कहते हैं? अब जब कार्बनिक की बात आती है, वे खनिज जिनसे जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि ये अपन देख लिया, लकड़ी है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो है, और आणविक जो खनिज है, इन सबसे ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए इनको अपन कार्बनिक खनिजों की श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत अधिकतर धात्विक खनिज किन शैलों से भारत में धात्विक खनिज किन शैलों में प्राप्त होते हैं, किन शैलों में पाए जाते हैं? तो भारत में जो धात्विक खनिज है वो मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। और क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल होता है ये आग्नेय शैल का प्रकार है, और जिसके में निश्चित रवों का आकार निश्चित हो जाता है और बड़े आकार के रवे हो जाते हैं, ठीक है ना, और इनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है, इनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित हो जाती है। तो ऐसे खनिजों को अपन क्या कहते हैं?
आने अपने क्रिस्टलीय कहते हैं, क्रिस्टल रूप होता है इसका, ठीक है ना। तो भारत में अधिकतर जो धात्विक खनिज मिलते हैं क्रिस्टल सेलों में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? क्रिस्टल सेलों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में कोयले का 97% भाग किन नदी घाटियों में पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक कोयला है, वो सबसे अधिक कोयले के जमाव जो पाए जाते हैं वो महानदी, दामोदर, गोदावरी और सोन नदी घाटियों में पाए जाते हैं। 4 नदियां महत्वपूर्ण हैं, महानदी, दामोदर, गोदावरी और सोन नदी घाटियों में मुख्य रूप से कोयले के निक्षेप कितने 97% जो भाग है वो इन्हीं नदी घाटियों में पाया जाता है। अगला, भारत में खनिज कितनी खनिज पट्टियों में पाए जाते हैं? तो मुख्य रूप से 3 खनिज पट्टियां भारत में है, ठीक है। कितनी है? 3 खनिज पट्टियों में मुख्य रूप से भारत में खनिज जो है वो पाए जाते हैं। एक तो हो गया अपना इसमें उत्तरी पूर्वी जो भाग है अपना, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी जो भाग है और एक दक्षिणी भाग है। मुख्य रूप से 3 भाग है इसके। देखो, एक तो हो गया खनिज कौन कौन सी पट्टियाँ हैं? तो भारत में उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, ये तो उत्तर पूर्वी हो गया, एक दक्षिण पश्चिमी पठारी हो गया, एक उत्तर पश्चिमी प्रदेश हो गया। तो दक्षिणी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी, ठीक है ना, दक्षिणी पश्चिमी, तो 3 भाग इसके हैं। यहाँ मुख्य रूप से खनिजों के निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। यदि अपन भारत की बात करेंगे, इस तरह का सा मानचित्र भारत का है। इसमें अपन देखेंगे एक तो ये भाग है, ठीक है, एक मुख्य रूप से ये वाला क्षेत्र है और दक्षिणी पश्चिमी वाला एक ये क्षेत्र है, 3 भाग है। तो यहाँ तो अपना आ गया कि इस भाग में लौह अयस्क और कोयला भरपूर मात्रा में मिलता है। ये तो हो गया उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से पठारी भाग है इसमें। तो यहाँ आपको पता है सबसे पहले जो लौह है अधिक मात्रा में मिला था और कोयला मिला था, इसके कारण यहाँ पे टिस्को की स्थापना सबसे पहले यहीं हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना इसी भाग में हुई थी। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का जो इलाका है वो इस खनिज पट्टी में आता है। छोटा नागपुर का पठारी का प्रदेश, छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश इसी भाग में शामिल है, ठीक है। तो इस भाग में मुख्य रूप से निक्षेप आ जाते हैं। लौह अयस्क यहाँ भरपूर मात्रा में है, कोयला भरपूर मात्रा में यहाँ पे, तांबे के निक्षेप यहाँ पे है, ठीक है, बॉक्साइट के निक्षेप यहाँ पे है। तो विभिन्न खनिजों के निक्षेप यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वाला जो प्रदेश है इसमें महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका का क्षेत्र आता है, ठीक है ना। तो इन भागों में लोहे के निक्षेप भी है, ठीक है, और अन्य खनिज भी यहाँ पर मिलते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिमी भाग है, यहाँ तो आणविक खनिज ऊर्जा खनिज मिल जाते हैं, पेट्रोलियम वगैरह। राजस्थान के पश्चिमी भाग, गुजरात का खंभात की खाड़ी वाला क्षेत्र है, यहाँ मुंबई हाई वाला क्षेत्र है, मुंबई हाई। तो इस भाग में क्या मिल जाते हैं? यहाँ पे प्राकृतिक गैस और खनिज तेल मिल जाते हैं। इसके अलावा मालवा का जो पठारी प्रदेश है यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे खनिज मिलते हैं। और राजस्थान वाला जो क्षेत्र है ये वाला, तो यहाँ पे मुख्य रूप से चूना पत्थर के निक्षेप खूब मात्रा में पाया जाता है। और कुछ ऐसे खनिज राजस्थान में जिनका एकाधिकार राजस्थान का ही है, जैसे कि जास्पर है, वोल्स्टेनाइट है, ये काफ़ी खनिज है सिर्फ राजस्थान में मिलते हैं। तो 3 प्रदेश कौन कौन से हो गए? उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश और उत्तर पश्चिमी पठारी प्रदेश। ये सबसे अधिक खनिज यहीं भारत में मिलते हैं। अब पूछा जाए कि यहाँ सबसे अधिक खनिज क्यों मिलते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र, ये वाला भारत का जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से ये क्षेत्र है वो कौन सा है? प्राचीन गोंडवाना शेल का हिस्सा है। किस शेल का हिस्सा है? गोंडवाना शेल का। और गोंडवाना शेल का हिस्सा होने के कारण यहाँ पे ये किससे बना हुआ है? प्राचीन आग्नेय शेल से बना हुआ है। किन शेलों से बना हुआ है? आग्नेय शेलों से बना हुआ है। और सबसे अधिक प्राचीन होने के कारण यहाँ की जो शेलें हैं पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में है। तो यहाँ खनिजों के जो रवे है पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं। भारत का ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये अभी नवीन है। यहाँ जो हिमालय को अपन कहेंगे तो हिमालय नवीन वलित पर्वत है। और ये वाला मैदानी भाग जो है यहाँ से नदियों द्वारा हाल ही में बिछाया गया मैदान है, तो ये काफ़ी नवीन है। तो यहाँ इन भागों में खनिजों के निक्षेप कम पाए जाते हैं। ये जो दक्षिणी भाग है,
दक्षिणी पश्चिमी है, दक्षिण उत्तर पश्चिमी है और दक्षिण उत्तर पूर्वी जो भाग है यहाँ पे मुख्य रूप से खनिज है अधिक पाए जाते हैं। समझ गए होंगे 3 पेटियाँ जहाँ पे ये खनिज मिलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों अपना है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब और क्यों किया। दांडी मार्च कब व क्यों किया। तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया, 6 अप्रैल 1930 को खत्म किया। ठीक है, और अपने गुजरात के अंदर साबरमती आश्रम से चले थे, अपने आश्रम से साबरमती से चले थे और खंबाती खाड़ी के तट के ऊपर जाकर के उन्होंने दांडी नामक स्थान पर जो है क्या बनाया था, नमक बनाया था। दांडी नामक स्थान पर जाकर के उसने क्या बनाया था, नमक बनाया था। उद्देश्य क्या था, नमक सार्वभौमिक आवश्यकता थी, सभी की सामान्य आवश्यकता थी, आम आदमी की आवश्यकता थी, आम जरूरत थी नमक की। तो उस आम जरूरत पर अंग्रेजों ने क्या लगा दिया था, टैक्स लगा रखा था और प्रतिबंध लगा रहा था कि कोई भी व्यक्ति विशेष जो है हर कोई नमक नहीं बना सकता। तो गांधी ने सोचा कि क्यों ना हम आम लोगों तक पहुंच बनाए रखने के लिए, आम लोगों में फेमस होने के लिए, प्लस आम लोगों में आदेश के प्रति राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए इस नमक के ऊपर जो है अंग्रेजों का जो टैक्स वाला कानून है इसको रद्द करवाएं। तो उन्होंने सबसे पहले दांडी मार्च करने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए मार्च किया था। ठीक है, तो किस लिए, नमक जो कानून है उसके ऊपर अंग्रेजों जो टैक्स लगा रखा था उसको निष्कासित करवाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ऐसा किया। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा ठीक है, शुरू करते हैं अगला बिंदु। अगला प्रश्न अपना है कि मोनोजाइट व थोरियम के निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न अपना है कि मोनोजाइट व थोरियम के निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, इनके जमाव कहाँ है। तो केरल के अंदर, केरल के अंदर पाई जाने वाली समुद्र तटीय रेत है, समुद्र के तटों पर जो रेत पाई जाती है उसमें मोनोजाइट खनिज जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। उस मोनोजाइट के अंदर थोरियम के निक्षेप मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में क्या काम लिया। अब कच्चा माल किस उद्योग की बात करते हैं, सीमेंट उद्योग की बात करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से डोलोमाइट व चूना पत्थर को लाइम स्टोन भी कहा जाता है, लाइम स्टोन भी इसको कहा जाता है। तो लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर व डोलोमाइट मुख्य रूप से इसके लिए काम आता है। इसके अलावा अभ्रक भी इसमें और जिप्सम, अभ्रक न होकर के यहाँ पे जिप्सम भी इसमें यूज की जाती है। तो मुख्य रूप से डोलोमाइट, चूना पत्थर और जिप्सम का अधिक उपयोग किस में किया जाता है, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न, शायद अक्षरों की कुछ छोटी रही है पीडीएफ में। हाँ, अगला प्रश्न साथियों अपना कि भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है। सबसे बड़ा तेल क्षेत्र तो मुंबई हाई, अभी बताया था मैंने मुंबई हाई। मानचित्र में इसकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला क्षेत्र है यहाँ, ये खंबाती खाड़ी अरब सागर का अपतटीय क्षेत्र है, अरब सागर का अपतटीय क्षेत्र यहाँ पे। तो यहाँ पे मुंबई हाई क्षेत्र है, ठीक है ना, मुंबई हाई। मुंबई हाई कहाँ स्थित है, तो अरब सागर के अपतटीय भाग में, ठीक है। अगला है कि भारत में लौह अयस्क के प्रकार पाए जाते हैं। तो भारत में मुख्य रूप से लौह अयस्क के 2 प्रकार पाए जाते हैं। कितने, 2, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। कितने प्रकार क्या है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, 2 प्रकार का लौह अयस्क भारत में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा के लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो उड़ीसा के अंदर कौन कौन से हैं, सुंदरगढ़ और मयूरभंज, सुंदरगढ़ और मयूरभंज मुख्य रूप से। इसके अलावा यहाँ की जो खाने हैं, देखिए
सुंदरगढ़ और मयूरभंज जो है, इसमें देखो मिस प्रिंट हुआ थोड़ा सा, ये 22वां क्वेश्चन ना होकर के ये PDF में मिस प्रिंट हुआ है, तो ये इसी के साथ में है। गुरु महिषानी, बादाम पहाड़ है ना, सुलायपथ, ये तो मयूरभंज के प्रमुख है लो एस के खनन क्षेत्र है। गुरु महिषानी है, बादाम पहाड़ है और सुलायपथ है, ये तो मयूरभंज के है। किरुबुरु, केंदुझर, ठीक है ना, ये अपने सुंदरगढ़ के प्रमुख क्षेत्र है। तो ये मयूरभंज और सुंदरगढ़ के प्रमुख लो एस के खनन क्षेत्र है, ठीक है ना। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग के अंदर। नोवामंडी लोह की खान कहाँ स्थित है, तो सिंहभूमि जिले में। नोवामंडी किस में है, सिंहभूमि जिले में। फिर कर्नाटक राज्य के अंदर प्रमुख लोह एस के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है, तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, हासपेट, कुद्रेमुख, शिवमोगा, ये लोह एस क्षेत्र प्रमुख रूप से कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में। तो अपन इसको यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में लेते छोटे प्रश्न के रूप में, तो अपन ये हो जाता कि ये पहाड़ियाँ है किस राज्य में, राज्य का नाम आता, ये सॉरी लोह एस क्षेत्र है किस राज्य में है, तो आता अपन स्टेट के नाम 4 ऑप्शन में आते। तो यहाँ तो 1.5 अंक का प्रश्न आएगा, तो अपन इसको यूँ कर ले कि कर्नाटक राज्य में प्रमुख लोह एस क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, हासपेट, कुद्रेमुख, शिवमोगा आदि लोह एस के प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। अगला है कि लोह प्रगलन में काम लिया जाता है क्या, मैग्नीज। लोह प्रगलन में मुख्य रूप से क्या काम लिया जाता है, मैग्नीज काम में लिया जाता है। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ओडिशा। सबसे अधिक मैग्नीज कहाँ प्राप्त होता है, ओडिशा राज्य में। भारत में मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, यदि ये भी महत्वपूर्ण है प्रश्न, और ये भी महत्वपूर्ण है कि भारत में किन राज्यों में मैग्नीज का उत्पन्न होता है, तो ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस अयस्क को काम में लिया जाता है, तो एल्यूमिनियम बनाने में बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट इसका अयस्क है, यानी बॉक्साइट मुख्य रूप से एक अयस्क के रूप में निकाला जाता है, ये एक अयस्क है, उसी से एल्यूमिना तैयार होता है, इससे एल्यूमिना तैयार होता है, और एल्यूमिना बनने के बाद में इससे एल्यूमिनियम तैयार होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये तैयार होता है एल्यूमिनियम। अगला है कि बॉक्साइट का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो अग्रणी ओडिशा। सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ प्राप्त होता है, ओडिशा स्टेट के अंदर। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया अपना कि तांबा के प्रमुख उपयोग क्या क्या है। तांबा के प्रमुख उपयोग क्या क्या है, तो बिजली के मोटर में, ट्रांसफार्मर में, जनरेटर व मिश्र धातु बनाने में, और स्वर्ण जो आभूषण है उनमें भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। यानी स्वर्ण आभूषण जो सोने के गहने बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनके अंदर कठोरता देने के लिए मुख्य रूप से तांबे को मिक्स किया जाता है, ठीक है। क्योंकि शुद्ध सोना जो होता है उसी से कभी जो अपने गहने है वो नहीं बनते। अगला है कि भारत में तांबा उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से, तो भारत में तांबा उत्पन्न करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, यहाँ लिखा सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक तांबा मध्य प्रदेश में निकाला जाता है। इसके अलावा झारखंड, खेतरी और अलवर ये राजस्थान के हैं। खेतरी, अलवर ये राजस्थान के हैं, ठीक है ना। खेतरी, अलवर ये कहाँ के, राजस्थान के। हाँ, तो ये देखिए राजस्थान में झुंझुनू के अंदर खेतड़ी है, एक जगह का नाम है, और अलवर अलग है ही अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पे तांबा उत्खनन किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो अभ्रक की बात आती है तो सबसे अधिक अभ्रक जो पैदा किया जाता है, उत्पादित किया जाता है, वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। भारत में कोयला के भंडार किस कालक्रम की शैलों में मिलते हैं, किस कालक्रम पूछा है, तो 2 कालक्रम की शैलों में भारत के अंदर कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। कौन कौन सी है, एक तो गोंडवाना, एक है टर्शियरी कालक्रम। एक तो है गोंडवाना काल की शैलें उसमें, और एक टर्शियरी काल की जो शैलें हैं उसमें मुख्य रूप से किसके भंडार मिलते हैं, कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं।
ठीक है, गोंडवाना और टर्शियरी याद रह जाएगा आपको। भारत में किस किस्म के कोयले के भंडार सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक है बिटुमिनस कोयला, यानी कुल का 80% बिटुमिनस का है। कोयले के 4 प्रकार पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है एंथ्रेसाइट, ठीक है ना, इसके अलावा लिग्नाइट, पीट और बिटुमिनस, ये 4 प्रकार कोयले के होते हैं। इसमें सबसे टॉप का है एंथ्रेसाइट, और जो भारत में मिलता है सबसे अधिक वो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। कुल निक्षेप का 80% जो भाग है वो इसी कोयले का है। भारत का सबसे बड़ा गोंडवाना कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो दामोदर घाटी। 4 नदी घाटी की अपने बात की थी, ठीक है ना। दामोदर है, महानदी है, गोदावरी है, इनमें सबसे अधिक कोयले के क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी 97% निक्षेप इन्हीं नदी घाटियों में है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है भारत का पूछा गया है, तो झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर रानीगंज, और दोनों स्थान कहाँ पे है? झारखंड के अंदर, झरिया और रानीगंज, ठीक है ना। अगला है भारत में टर्शियरी कोयले के भंडार किन राज्यों में है? तो टर्शियरी कोयले की जब बात आती है तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड स्टेट जो है, इनमें किस कालक्रम का कोयला मिलता है आपको? टर्शियरी काल का कोयला मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न, अपरिष्कृत पेट्रोल किन शैलों में पाया जाता है? तो टर्शियरी युग की अवसादी शैलों में। शैलें 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। एक शैल होती है आग्नेय, जो सबसे प्राचीन शैल है। दूसरी अवसादी शैल है, इसको परतदार भी कहते हैं, विस्तार से इसका वीडियो डाला हुआ है। और अंतिम कायांतरित या रूपांतरित, ठीक है, कायांतरित या रूपांतरित, 3 प्रकार की शैलें हैं, ठीक है। तो इसमें अपन यदि बात करते हैं कि जो पेट्रोलियम जो पाया जाता है, यानी खनिज जो तेल है, मुख्य रूप से किन शैलों में मिलता है? अवसादी शैलों और परतदार शैलों की संधियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न साथियों अपना है कि तरल सोना किसे कहते हैं? तो पेट्रोल को अपन तरल सोने के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है। अगला है कि तेल व प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1956 के अंदर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कर दी गई, ONGC। इसकी स्थापना कब की गई? 1956 में। डिगबोई, नारकटिया, मोरान तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो असम में। अब इसको इस रूप में अपन देखेंगे कि असम के प्रमुख तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो डिगबोई, नारकटिया और मोरान। ये मानचित्र बहुत बार पूछा है कि इस प्रकार का सा मानचित्र अपने यदि है तो ये इस रूप में असम में अपना स्टेट, तो यहाँ ये तेल क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। तीनों यहीं पे आपको मिलेंगे, नाहरकटिया, डिगबोई और मोरान, ये असम के प्रमुख तेल क्षेत्र है। तो इस भाग में ये मिलते हैं। और सबसे पहले तो तेल जो मिला था वो असम में मिला था। तेल सबसे पहले भारत में मिला तो असम में मिला था। अंग्रेज जब रेलवे लाइन डाल रहे थे तो उन्होंने खुदाई की इस क्षेत्र की, तो डिगबोई वाला है ना, ये क्षेत्र सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। तो उस खुदाई में उनको एक अलग तत्व मिला था शैलों की संधियों में, तब उनको मालूम चला था कि ये एक प्रकार का खनिज तेल है। तो ये असम में ही सबसे पहले प्राप्त हुआ था, लगभग 1844 के आसपास की बात है। अगला है कि अंकलेश्वर, कल्लोल, मेहसाणा, नवागम, कोसांबा, लोनेज तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो गुजरात में। अब इसको ऐसे देख लें अपन कि गुजरात के प्रमुख तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो अंकलेश्वर, कल्लोल, मेहसाणा, नवागाम, कोसांबा, लोनेज आदि जो तेल क्षेत्र है वो किसके हैं? गुजरात के। किसके हैं? गुजरात के। अब यह क्षेत्र कहाँ का है? तो अपन यदि भारत के मानचित्र को यूँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो स्टेट है यहाँ पे, ये गुजरात है। तो यहाँ तेल क्षेत्र जो आपको पाया जाएगा वो सारे गुजरात के मिलेंगे, ठीक है। डिगबोई तेल शोधनशाला किस पर आधारित है? तो डिगबोई है क्षेत्र आधारित। 2 तरह की तेल शोधनशालाओं की स्थापना की जाती है, एक तो क्षेत्र आधारित
यानी तेल जो रिफाइनरी लगाई जाती है वो दो आधार पर लगाई जाती है, एक क्षेत्र आधारित और एक बाजार आधारित। अब यहाँ पूछा है कौन सी, डिगबोई असम के अंदर, तो असम वाली वहाँ तो डिगबोई के अंदर खनिज तेल मिलता है, तो डिगबोई तो हो गई यहाँ पे कौन सी, क्षेत्र आधारित, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या निकलता है, खनिज तेल निकलता है। और जब बाजार आधारित की बात आती है तो ये होगी बरौनी बिहार वाली। बरौनी जो बिहार वाली रिफाइनरी है वो किस आधार पे लगाई गई है, बाजार आधारित, ठीक है ना। जैसे गुजरात के अंदर कोयली जो है, गुजरात के अंदर जो कोयली है वो क्षेत्र आधारित है, ये गुजरात में है तो ये क्षेत्र आधारित है, किस आधार पे है, क्षेत्र आधार पे इसको लगाया गया है। अगला है बरौनी बिहार वाला बाजार आधारित हो ही गया। फिर है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई, 1984 में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई, 1984 में। गेल की स्थापना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में। अगला है कोयला, पेट्रोलियम गैस और सौर ऊर्जा में से अपरंपरागत साधन कौन सा है, तो सौर ऊर्जा। देखो दो प्रकार के होते हैं ये, परंपरागत और अपरंपरागत, ठीक है। एक तो होता है परंपरागत, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि परंपरागत और अपरंपरागत में क्या अंतर है। तो परंपरागत अपरंपरागत जो खनिज है अपने उसमें अंतर क्या है कि परंपरागत जो है इनका यूज सदा से चला रहा है, सदा से हम इनका उपयोग कर रहे हैं प्राचीन समय, और ये जो है इनका आधुनिक समय में उपयोग शुरू किया है, आधुनिक समय में हमने इनका उपयोग शुरू किया है। इसके उदाहरण यदि अपन देखेंगे, जैसे कि अपन कोयले का उपयोग कर रहे हैं, शुरू से करते आ रहे हैं, जल विद्युत का उपयोग शुरू से कर रहे हैं, तो ये जो परंपरागत है यानी सदा से हम इनका ऊर्जा संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आधुनिक की बात आते हैं तो जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है ना, इनका हाल ही में इनको अपन ने ईजाद की है, इसलिए आधुनिक ऊर्जा के प्रमुख सोर्सेज है, और ये है परंपरागत जो सदा से चले आ रहे हैं। अगला है केरल की बालू रेत में पाया जाता है मोनोजाइट। क्या पाया जाता है, मोनोजाइट। मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर भी, ये टाइपिंग मिसप्रिंट हो ही जाता है, देखो कहीं ना कहीं तो मोनोजाइट, यहाँ मोनोटाइज हो गया, मोनोजाइट खनिज। अगला प्रश्न देखो, बहुत कुछ प्रश्न अपन ने यहाँ से बनाए हैं और संपूर्ण जो अपना लेसन है उसको कवर किया है, तो आप चिंता न करें। इन प्रश्नों को यदि आप मेमोराइज कर लेंगे तो इनसे आउट जो प्रश्न आने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है, ठीक है ना। अगला है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1948 में। भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की, 1948 में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर। तारापुर महाराष्ट्र के अंदर प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई थी। और दूसरा जो भारत का है वो राजस्थान में है, रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ के अंदर रावत भाटा। कहाँ पे है, चित्तौड़ में। ये सेकंड है, भारत का सेकंड, और राजस्थान का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा और भी है, कुल 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के अंदर है, जैसे कि कल्पक्कम है, केगा है, रावतबाटा है, ठीक है, तारापुर है, और भी 2 और है, कुल 6 है। इनका नाम भी अभी आ जाएगा। सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कहलाती है फोटोवोल्टिक विधि से अपन सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। असमाप्य ऊर्जा स्रोत कौन कौन से है, देखो ऊर्जा को समाप्य और असमाप्य ऊर्जा स्रोतों को इस रूप में भी अपन बांटते हैं। तो समाप्य तो कौन से है, जो परंपरागत रूप से अपन काम में ले, जैसे कोयला, ठीक है, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, ठीक है, आणविक खनिज, ये सारे जो खनिज है, ऊर्जा सोर्स जो है
कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, आणविक जो खनिज, ये सारे सारे कौन से है? समाप्य है। ठीक है। इसका दूसरा नाम है साथियों अनवीकरणीय। अनवीकरणीय यानी इनका नवीनीकरण नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है? समाप्य है। तो पूछ ले प्रश्न में इस प्रकार से कि समाप्य और असमाप्य ऊर्जा खनिजों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अनवीकरणीय और नवीकरणीय खनिज संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों रूप से आ सकता है ये, तो समाप्य कह दो चाहे अनवीकरणीय कह दो। तो ये खनिज, जिन खनिजों का एक बार उपयोग होने के बाद में पुनः ईजाद करना, पुनः यूज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके निर्माण में एक लंबा समय लगता है, तो वो कहलाते हैं अनवीकरणीय या समाप्य। ठीक है। और असमाप्य और नवीकरणीय, नवीकरणीय या असमाप्य, तो एक बार यूज होने के बाद में जो समाप्त नहीं होते, प्राय उनको जल्दी ही ईजाद करके अपना वापिस उनको काम में ले सकते हैं। तो ये हो गए अपने कौन कौन से हो गए? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, ये सारी, और जैव पदार्थ, जीव जंतु है, वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, ये भी, तो इनको वापिस ईजाद अपन कर सकते हैं। तो ये कहलाते हैं असमाप्य या नवीकरणीय, यानी इनका नवीनीकरण हो सकता है। अगला प्रश्न, अगला है कि मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश का संबंध किससे है? तो यहाँ भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। क्या है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। अब भूतापीय ऊर्जा संयंत्र क्या होता है? तो भूतापीय ऊर्जा होती क्या है? तो बहुत बार क्या होता है कि जो धरातल है, उस धरातल के अंदर क्या होता है कि धरातल के पास में मैग्मा भंडार होता है, मैग्मा भंडार होता है, और इसके ऊपर जो पानी इन संधियों में पाया जाता है, इस मैग्मा भंडार की ताप से, इसके ताप से क्या होता है, ये पानी जो है इसके ऊपर क्या लगता है? इसका ताप लगता है। इस ताप से ये पानी उबल जाता है, उबल करके और ऊपर की ओर वाष्पीकृत होना प्रारंभ कर देता है, और धीरे धीरे इसके ऊपर इतना सेलों का दबाव होता है, चारों ओर की सेलों का इतना दबाव रहता है कि पानी ऊपर की ओर अपने आप ही निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे गर्म पानी के जो सोर्स है, उनसे प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, उसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। अगला, भूतापीय ऊर्जा का सर्वप्रथम प्रयास विश्व में कहाँ किया गया था? तो 1890 में बोयजे शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे पहला प्रयास भूतापीय ऊर्जा का 1890 में बोयजे शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। ठीक है। अगला, नई दिल्ली के ओखला में स्थित परियोजना का संबंध किस ऊर्जा से है? तो बायोमास से। ठीक है। तो बायोमास और बायोगैस भी एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में शामिल किया जाता है। जो कचरा होता है, बायोगैस जो है या बायोमास जो है, जो शहर की गंदगी होती है, जो कचरा होता है, उसको सड़ा गला करके उससे अपन ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, और इस तरह की ऊर्जा है वो किस में आती है? नवीकरणीय में आती है। भूरा हीरा किसे कहते हैं? तो लिग्नाइट कोयले को भूरा हीरा कहा जाता है, और मुख्य रूप से इसके जो भंडार है भारत के अंदर, एक तो पलाना बीकानेर के अंदर, पलाना बीकानेर में। ठीक है, लिग्नाइट कोयले के भंडार है। इसके अलावा अपन जाएंगे अपन दक्षिण में तमिलनाडु में, तो यहाँ पर भी भूरा कोयला, लिग्नाइट के भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, जल, ताप, सौर, पवन में से अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो इसमें ताप, क्योंकि ये कोयले से प्राप्त किया जाता है, तो ये अनवीकरणीय है। राजस्थान में किन खनिजों की प्रमुखता है या प्रधानता है, या किन खनिजों में राजस्थान धनी है? तो बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम भरपूर मात्रा में राजस्थान में पाया जाता है। इसके अलावा भी खनिज है, जैसे वोल्स्टोनाइट है, वोल्स्टेनाइट है, जास्पर है, चांदी है। तो इनमें राजस्थान का एकाधिकार है, खूब सारे मात्रा में यहाँ पे मिलते हैं। नेवेली का संबंध किस खनिज से है? तो लिग्नाइट कोयले से। और नेवेली कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। नेवेली कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु स्टेट के अंदर। तमिलनाडु दक्षिणी भारत में अपन चलेंगे तो यहाँ वाला ये जो स्टेट है, ये तमिलनाडु, यहाँ पे नेवेली। और ये मानचित्र में पूछ लेते हैं बहुत बार। और यहाँ पे एक जगह और है जहाँ पे लोह खनिज है, उससे संबंधित अपना लोह इस्पात संयंत्र लगा हुआ है। उसका नाम है, उसको बोलते हैं, देखो,
सलेम, कणा कणा जीव, आंटो खा जाए, सलेम। तो ये तमिलनाडु का ये मानचित्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मानचित्र का अध्ययन भी आपके लिए एक वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है ना, तो वहाँ से आप ज़रूर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, इस सीरीज का अंतिम, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क निक्षेप किस खनिज पेटी में है? तो उत्तर पूर्वी खनिज पेटी, पठारी पेटी जो है उसके अंदर है। उत्तर पूर्वी पठारी जो खनिज पेटी है मुख्य रूप से उसके अंदर है। ये वाला जो खनिज क्षेत्र है इसके अंदर लोहे के निक्षेप सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसलिए सबसे पहला जो कारखाना लगा था वो सांगची गांव में 1907 में लगा था, सबसे पहला कारखाना भारत के अंदर, और अंग्रेजों के समय जमशेदजी टाटा ने यहाँ पे लगाया था। तो ये कुल 59 प्रश्न यहाँ से इस सीरीज से अपने बनाए हैं और कोशिश की है कि ऑल ओवर सिलेबस है यहाँ कवर हो गया अपना। इस लेसन से 1.5 अंक का जो प्रश्न आएगा, 1.5 अंक का जो प्रश्न आएगा इजीली इन सब प्रश्नों से वो क्लियर हो जाएगा। यदि आपने बिल्कुल गौर के साथ में इस सीरीज को पढ़ा है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आशा और विश्वास भी है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। तो आश्वस्त होकर के कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी सीरीज को पूरा वीडियो देखें, अंत तक पढ़ें और बड़ा फ़ायदा आपको होने वाला है, क्योंकि आपके लिए एक मात्र 30 मिनट में एक पार्ट को रिवाइज करने का सुंदर अवसर है, ठीक है। तो ज़रूर देखते रहिए आप हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर ज़रूर करते रहें, उन बच्चों तक पहुँचें जो बच्चे 12वीं क्लास में अपने ज्योग्राफी से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन तक ज़रूर पहुँचें, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर किसी का भाग्य बदल सकता है, ठीक है। और एग्ज़ाम को आप बिल्कुल एक इजी वे में, एक जीवन का एक पार्ट के रूप में लें। इसको अपन बहुत बार काफ़ी ज़्यादा बर्डन में ले लेते हैं, काफ़ी हाइपर हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, बड़ी चिंता में आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, इजी वे के साथ में ये कार्य आपको संपन्न करना है, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी।